कभी बेजार नहीं होने दिया। हमने खुद को कभी बेजार नहीं होने दिया। अपनी उम्मीद को मिसमार नहीं होने दिया। नहीं होने दिया। वाह। भले राह में आई लेकिन मुश्किलें लाख भले राह में आई लेकिन अपने किरदार को लाचार नहीं और होने नहीं दिया। होने दिया। और वाह। हम जो बिस्तर पे पड़े कौन संभालेगा हमें, ये जिया हुआ शेर हाँ है हाँ। कि जी हम जो बिल्कुल। बिस्तर पे कौन संभालेगा हमें, बस इसी फिक्र ने बीमार नहीं होने नहीं दिया। होने बस दिया। आहा, अच्छा शेर है। बीमार नहीं होने दिया। और एक शेर इसका यूं भी है कि अपने बच्चों को सहूलत की हर एक शय देकर, अपने बच्चों हम्म। को सहूलत की हर एक शय देकर हमने खुद हमने खुद उनको समझदार नहीं होने दिया। नहीं होने हमने दिया। समझदार बेशक बेशक। किया। और ख्वाब देखा था कभी हमने भी मधुमन कोई, पर हम्म। मुकद्दर ने वो साकार नहीं होने दिया। नहीं होने दिया। जी शायरी का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और क्या इसकी शुरुआत रही, थोड़ी सी अपनी शुरुआती जर्नी हमें बताएं। जी, मेरा शायरी का सिलसिला ऐसा है कि बहुत बाद की बात है, ये इसको सेकंड इनिंग समझ सकते हैं आप जिंदगी अच्छा। की। जी, अच्छा। तो बचपन से थोड़ा शौक तो था मुझे, कुछ हम्म। तुकबंदियां करके मैंने लिटरेचर बहुत पढ़ा, हिंदी अच्छा। लिटरेचर बहुत पढ़ा, नॉवेल्स बहुत पढ़ी। और फिर जब कॉलेज लाइफ में आए तो शेरो शायरी सुनना अच्छा लगता था। जगजीत सिंह जी को सभी लोग उनके फैन हैं, तो उनको उनके जी। सुन करके गजलों की तरफ रुझान था। लेकिन तब हमें ये नहीं पता होता था कि उसके पीछे कोई लिरिसिस्ट भी होते हैं। हम खाली हम्म। सिंगर को ही सुनते थे, लेकिन शेर मुझे पसंद आते थे और मैं याद कर लिया करती थी। और मुझे ना अच्छा। स्केच का भी शौक था। तो जी। मैं क्या करती थी, एक स्केच बनाया, उसके साथ में कोई रिलेट करके शेर लिख दिया। जैसे बशीर हम्म। बद्र जी का अपनी जी। यादों के हमारे साथ रहने दो। तो ऐसे यूं कुछ शौक था, मतलब शेरो शायरी की तरफ रुझान था, लेकिन कभी ऐसा सोचा हम्म। नहीं था। लेकिन हाँ ये है कि फिर कुछ खुली कविताएं, मन के भाव लिखने लग गई थी थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद शादी हो गई, तो उसके बाद फिर घर गृहस्थी बच्चों में बिजी हो गए। 15 MA इंग्लिश में मैंने जी। किया उस समय। इंग्लिश में MA के एग्जाम्स देने के बाद ही शादी हो गई थी। तो फिर घर अच्छा। में 15 साल तकरीबन ऐसे ही निकल गए। जब बच्चे थोड़े स्कूल गोइंग हो गए, बड़े हो गए, फिर मैंने बीएड किया और मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया। अच्छा। स्कूल में जब एनुअल फंक्शंस जब होते हैं, उस दौरान मेरे अंदर का जो शायर है, जो कवि है, वो कुछ जागृत होता था। और फिर कुछ ना कुछ मैं रच देती थी, कभी कव्वाली, कभी गीत, कभी नृत्य नाटिका। तो ऐसे करते करते थोड़ी बहुत कविताएं होती रहती थी। फिर स्कूल मैगजीन के एडिटर भी बनी। और तब सब लोग पढ़ते थे थोड़ा बहुत, धीरे धीरे फिर बच्चों के लिए, समाज के लिए भी जो फीलिंग्स आती थी मन में, वो मैं लिख देती थी। तो कई बारी फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने कहना कि आप लिखा करो, पब्लिश करवाया करो, पर मैंने कभी ऐसा कुछ सीरियस थॉट नहीं दिया, ना मेरा कोई माहौल ऐसा था। मतलब हम्म। साहित्यिक भूमि पहले से भी नहीं थी। और वैसे घर का माहौल अच्छा था, मम्मी को भजन सुनते थे मम्मी से। और मेरे अच्छा। चाचा जी अक्सर उर्दू के अल्फाज बहुत यूज करते थे। अच्छा। मैंने अपनी जिंदगी का पहला शेर चाचा जी से ही सुना था। तो मैं बड़ा हम्म। मतलब इंस्पायर्ड होती थी और सुन के मुझे अच्छा लगता था, याद कर लेती थी। तो रुझान इस तरीके से धीरे धीरे था। यहाँ हम्म। मुझे अपने शहर में पता था कि कोई एक्टिविटीज ऐसी होती है, क्योंकि घर और स्कूल, जॉब, यही मेरी दुनिया थी, बच्चे, बस। फिर 2012 में लाइफ को एक झटका मिला। मैं उस समय 52 3 इयर्स की थी, हम्म। जब मेरे हस्बैंड नहीं। तो अच्छा। वो 28 साल उनकी बीमारी के दौरान भी जो कुछ फीलिंग्स थी डायरी में लिख दिया करती थी। हम्म। बहुत कुछ इकट्ठा हुआ था, उसके बाद भी आप समझ सकते हैं मनस्थिति थोड़ी सी, तो शेयर किसी से मतलब अपने पन्नों में ही हो जाता था वो। जी। ऐसे होती चली गई, लेकिन वो प्रॉपर नहीं था, बहर वगैरह का मुझे ज्ञान नहीं था, ना हम्म। कोई मेरे माहौल ऐसा था। जब मैंने कुछ हम्म। लिखा तो फ्रेंड्स ने, मेरी सिस्टर्स ने कहा कि इनको पब्लिश करवाओ। हम्म। तो इस तरीके से हम्म। 2015 में मेरी पहली किताब दिल की गिरह से आई, जिसमें दिल की जी। गिरह करके ही बातें, सब नज़में, खुली कविताएं थी। हम्म। और उसके बाद फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि आप यहाँ गोष्ठियां होती हैं, चला करो।
जब थोड़ा बहुत सुना उन्होंने तो जाना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर वो शायरी पर चल निकला। तो फिर पहले शुरू में 2-3 किताबें काव्य संग्रह ही हैं, उसके बाद शायरी करीब 2017-18 में, मतलब पहले मैंने गुनगुना के बहुत सी अपनी तरफ से गजलें ही उन्हें उनको कहती थी कि गुनगुना के लिखती थी, कि मुझे सुनने का बहुत शौक था। मैं टीवी पे, डीडी पे, जी सलाम पे मुशायरे सैटरडे संडे को आते हैं, तो मैं बहुत मुद्दतों से उसको मैं सुनती थी। जी। तो जहन में कहीं एक वो था, तो अपने दिल की बात में गुनगुना के कह लेती थी, मुझे लगता था गजल हो गई। लेकिन हमारे शहर अच्छे शायर हैं, तो उनके एक्सप्रेशंस देख के मुझे लगता था कि कुछ मामला गड़बड़ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रॉपर आपके मतलब ख्यालात बहुत अच्छे होते हैं, आप उनको बहर वगैरह सीखिए। मैंने कहा वो क्या होता है? फिर मुझे पता लगा, मैंने कहा ये मेरा नॉट माई कप ऑफ टी, मैं नहीं कर सकूंगी इस तरीके से ख्यालों को लिखना। लेकिन फिर ये फिल्बिदी के प्रोग्राम्स, जो मैं इसका क्रेडिट फेसबुक इनको ही दूंगी, इंटरनेट को ही, वहां मेरी नजर पड़ी आगाज सोपान वगैरह ऐसे प्रोग्राम्स में। तो वहां मैंने देखा कि यहाँ कुछ होता है विधि में, और वो काउंटिंग और वो सब देख करके मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया उसमें, और शेर डालने शुरू किए, लोगों की हौसला अफजाई मिली। तो मुझे फिर इस तरीके से बहर के बारे में पता चला, बहर, रदीफ, काफिया। फिर इस तरीके से और लोगों को सुनते पढ़ते, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप किसी ने ज्वाइन करवा दिया, एक इस्लाही सुखन ग्रुप है जहाँ पे इस्लाह होती है, एक कोई दे दिया रदीफ पे, काफिये पे, बहर पे ते। तो वो करते करते, और दूसरों की गलतियों, उसमें जब इस्लाह होती है ना, तो खाली वहां पर किस्मत की बात है कि लोग समझते थे शायद मुझे सब पता है, लेकिन मुझे बहुत सी बातें ही पता होती थी। जब मैं दूसरों की गलतियों को कोई टोकता था, तो मैं गूगल पे सर्च करती थी, ये क्या होता है, ये क्या होता है। इस तरीके से करते करते शायरी का सफर मेरा चल पड़ा। तो ये 2017-18 से ही तकरीबन हुआ है, और उसके बाद से फिर ऐसा एक नशा चढ़ गया मुझे इस चीज का, एक आनंद इसमें आने लग गया। तो बस फिर मैंने गजलें अब मेरी हमसफर बन गई, ये कह लीजिए, शायरी। क्या कहना, तो मैं बिल्कुल किसी चीज को सीखने की चाहत हो और कुछ करने की का जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबका स्वागत, सबका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। मधु मैम, हम चाहेंगे कि बातों का सिलसिला और आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने जो है पिटारे से अगर हमें कुछ सुनाना चाहें, आप अपने जो कलाम है उनमें से। जी जी, मैं आपको उस गजल की कुछ अशार सुनाती हूँ, जो एक आपने जिससे आगाज जिस किया। शेर बड़ा है। जी। कभी बेजार नहीं होने दिया, हमने खुद को कभी बेजार नहीं होने दिया, अपनी उम्मीद को मिसमार नहीं होने दिया। नहीं होने दिया। वाह। राह में आई लेकिन मुश्किलें लाख भले राह में आई, लेकिन अपने किरदार को लाचार नहीं और होने नहीं दिया। होने दिया। और वाह। हम जो बिस्तर पे पड़े, कौन संभालेगा हमें, ये जिया हुआ शेर है, हाँ जी, कि हम जो बिल्कुल। बिस्तर पे कौन संभालेगा हमें, बस इसी फिक्र ने बीमार नहीं होने नहीं दिया, होने बस दिया। आहा, अच्छा शेर है। बीमार नहीं होने दिया। और एक शेर इसका यूं भी है कि अपने बच्चों को सहूलत की हर एक शय देकर, अपने बच्चों को सहूलत की हर एक शय देकर, हमने खुद हमने खुद उनको समझदार नहीं होने दिया, नहीं होने हमने दिया। समझदार बेशक बेशक। किया। और ख्वाब देखा था कभी हमने भी मधुमन कोई, पर हम्म। मुकद्दर ने वो साकार नहीं होने दिया। नहीं होने दिया। जी, बहुत उम्दा बहुत शुक्रिया। शेर है, और बहुत मतलब एक एक शेर जो है दोस्तों जी समझने वाला है, और वो जिंदगी की हकीकत के बहुत करीब है। और जैसा कि कहा जाता है शायरी की दुनिया में कि कुछ अशार जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं, शायर उस अशार की वजह से, उन गजलों की वजह से, उन नज्मों की वजह से ताउम्र जिंदा रहता है। ये वही शेर है, जिस जमाने में भी पढ़ेगा उसी जमाने की हकीकत बयान करेंगे, और जिस दौर में भी पढ़ा जाएगा मधु जी को हमेशा याद किया जाएगा। हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएं हैं कि मधु जी को और उम्र दराज हो और ऐसी लिखती रहे। बहुत हम पहले सफर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि जब आप
शायरी की तरफ आपने शुरुआत नहीं की थी, तो आप बचपन में क्या बनना चाहती थी? किस तरफ आपका रुख था कि मुझे जो है जिंदगी में ये बनना है? किस तरफ आपका ज्यादा रुझान था? मेरा मैंने नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी, तो मुझे लगता था, मैंने अच्छा। उस एक नॉवल लिखना भी शुरू किया था 12th अच्छा। एज में। तो मुझे लगता था शायद मैं बहुत इम्प्रेस होती थी, पढ़ती थी जब ना कि साहित्यकार लोग कॉफी हाउस में बैठ करके कैसे बातें करते हैं, क्या होते हैं, तो मैं इमेजिन करती थी कभी ऐसा भी कोई वार्तालाप करेंगे साहित्यकारों के साथ, मैं शायद हम्म। कोई बनूंगी, ऐसे अच्छा। नॉवेल्स लिखूंगी। और बहुत कुछ होता था बचपन मेरा, मतलब कभी मुझे लगता था मैं पेंटिंग सीखूंगी और पेंटर बनूंगी। कभी मुझे लगता था, मैं तबस्सुम को देखती थी जब फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में, तो कभी मुझे लगता था मैं इंटरव्यू करूंगी। आई डोंट नो मैं क्या बनना चाहती थी। ये 3-4 चीजें जो हैं मन में आती थी मेरे। जी। अच्छा। टायर तो मैम, जब बनता था कभी ये भी। नहीं सोचा था, जी अ, बिल्कुल। जब आपका सफर जो है, जैसे जिंदगी के आपके उतार चढ़ाव रहे और उसका जब आपने शायरी सीख ली, कभी गोष्ठियों में आप जाने लगी और अलग अलग प्रोग्राम्स में, मुशायरे में गई आप अलग, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और वो पहला मुशायरा कौन सा था, या वो कौन सी कवि गोष्ठी थी जहां फर्स्ट टाइम आप बतौर शायरा आमंत्रित की गई थी, जहां पर आपको बुलाया गया था? उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, पहला एक कवि सम्मेलन था। वैसे छोटी नशिस्तों में अपने शहर में तो जाना शुरू कर दिया था। जी। तो एक ये ऋषिकेश में हुआ था, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था। उसका नाम नहीं याद आ रहा किस हम्म। संस्था का था, पर बहुत कई हजारों में लोग वहां पर एकत्रित हुए थे और 2-3 दिन का प्रोग्राम था। तो हम्म। सबसे अच्छा उसका मुझे ये लगा था कि वहां गंगा घाट पर, गंगा किनारे, वहां रोशनियों में बैठकर आरती के बाद वहां पर ये कवि सम्मेलन हुआ था, और मैंने गंगा पर ही अपनी एक कविता वहां पढ़ी थी। तो क्या उस कहने हैं? समय ट्यूशन मिला, और वो याद मेरा पहला वही था, वहां से कवि सम्मेलन वो वाला। जी। मैम, हम चाहेंगे, वैसे भी इस वक्त जो है पूरा हिंदुस्तान एक अलग ही खुमार में है। इस वक्त पूरी दुनिया एक अलग खुमार में जी रही है, और आपने बात की है गंगा घाट की, तो हम जी। चाहेंगे कि वो जो नगमा था आपका, जो आपने गंगा के ऊपर पढ़ा, हम उसकी चंद लाइनें सुनना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, अगर जी, आपके मैं पास वो हो इस अवेलेबल। समय मेरे पास है नहीं, पर मेरे जहन में जितनी भी है वो मैं सुना जितने देती हूँ। अशार हैं आप वो सुना रहे हैं जी। मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ, मैंने स्कूल पे उस पे इनेक्ट भी करवाया था बच्चों को अच्छा। बाद में। तो वो कविता यूं थी: पिता हिमालय, माँ गंगोत्री की मैं लाडली पुत्री, अच्छा। गौमुख मेरा जन्म, यहीं से मैं अवतरित हुई, बाबुल के घर चंचल स्वच्छंद करती रही अटखेलियां, हम्म। यमुना रावी ब्यास व सतलुज सब है मेरी सहेलियां, वाह। खेल कूद कर बीता बचपन, जब आया यौवन मुझ पर, भेज दिया बाबुल ने मुझको पर्वत से मैदानों पर, वाह। बंग की खाड़ी तक है यात्रा, बंग की खाड़ी तक की है यात्रा, वही है अब ससुराल मेरी, भूल गई मैं तेज भागना, मंद हो गई चाल मेरी, और हरिद्वार प्रयाग बनारस कई नगरों को बसाती, मंथर गति से बढ़ती जाती अमृत रस बरसाती, धरती को सिंचित करती मैं, धरती को सिंचित करती मैं, अन्न फसल लुट जाती, मानव जन के लिए माँ सदृश मैं सर्वस्व लुटाती, वाह। लेकिन बड़ा कृतज्ञ है मानव, लेकिन बड़ा कृतज्ञ है मानव, जरा लिहाज न करता, कूड़ा कचरा डाल के मुझ में मुझको दूषित करता, गंगा हाँ, हाँ, माँ, हाँ। गंगा माँ कहता और करता मुझको ही श्यामल, पूजा भी करता मेरी और मुझको ही करता श्यामल, मेरा क्या, मैं नारी जाती हूँ, मेरा क्या, मैं नारी जाती हूँ, देना ही तो नियति है मेरी, पर उपकार को नहीं मानना, मानव क्या ये प्रकृति है तेरी, मैं तो एक दिन चलते चलते सागर में मिल जाऊंगी, पर अपमान किया जो तुमने, क्या मैं उसे भुला पाऊंगी, मैं हूँ पुत्री वात्सल्यमयी, मैं सागर की हूँ प्रियतमा, मुझको दूषित करो ना मानव, मैं हूँ तुम्हारी गंगा माँ, मुझको दूषित करो ना मानव, मैं हूँ तुम्हारी गंगा माँ। कुछ यूं भाव थे जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा। और जैसे कि हर शायर का एक अपना मिजाज होता है, मधु जी का जो मिजाज दिखता है, जो जितना मैं समझ पाया हूँ कि मैम उस हर जो मोमेंट है उसको जीती हैं, उसको महसूस करती हैं और फिर उस पे जो लिखती हैं। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूंगा, आपने जो शायरी की, जी। आपकी जो है 3
काव्य संग्रह भी आई है, 6 गजल संग्रह भी है, उसके अलावा और दीगर चीजें हैं। तो आपकी जो है शायरी में औरत किस तरह से नजर आती है? औरत क्या रूप आपकी शायरी में अहमियत रखती है? किस तरीके से औरत को आप अपनी शायरी में जो है पेश करती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। कि एक गजल के चंद अशार रखती हूँ और उसके बाद अगर मुझे मिलती है तो मैं उस फीलिंग्स के साथ ही ये गजल आपके सामने रखना जी चाहूंगी। पहले जी। ये कि जी पहले मैं वही रखती हूँ, आपने जो नारी की बात की हम्म कि सर झुकाने को इकरार न समझा जाए, हम्म सर झुकाने हम्म। को ही इकरार न समझा जाए, मेरी चुप्पी को मेरी हार न ना समझा समझा जाए, जाए। और घर घर की तामीर में मेरी भी है हिस्सेदारी, हम्म। घर की तामीर में मेरी भी है हिस्सेदारी, मेरी हस्ती को फकत भार न ना समझा समझा जाए, जाए। और खाना है कि अब जुल्म नहीं सहना बस, इस तमन्ना को खतावार न समझा जाए, ना समझा जाए। है कमजोर के अधिकारों की, इसको बेकार की तकरार न समझा ना जाए, समझा और जाए। कोई सुनता ही नहीं आपकी आवाज यहाँ, कोई सुनता ही नहीं आपकी आवाज यहाँ, जब तलक आपको दमदार न समझा जाए, जब तलक अच्छी है। दमदार न आपको समझा। दमदार ना समझा जाए। कुछ इस तरीके के ही अशार इसमें मैंने शेयर किए। बहुत एक और खूबसूरत। गजल जी, जी। एक और गजल के कुछ अशार, उसमें भी कुछ नारी मन की बात आएगी कि चंद लम्हों में ही सदियों का नजारा कर लिया, चंद लम्हों हम्म। में ही सदियों का नजारा कर लिया, जो मिला जितना मिला हंसकर गुजारा कर लिया, गुजारा कर और लिया। जब बहती थी बहुत मीठी थी वो, जब तलक आजाद बहती थी बहुत मीठी थी वो, मिल के सागर से नदी ने खुद को खारा कर लिया, कर लिया। मिल के सागर से नदी ने खुद को खारा कर लिया। और ये शेर देखिएगा खास तौर से कि उम्र गुजरी तो सुना वो घर हमारा ही नहीं, हाँ उम्र हाँ। गुजरी तो सुना वो घर हमारा ही नहीं, जिसकी खातिर हमने खुद को पारा पारा कर लिया, पारा कर लिया। हमने खुद को पारा पारा कर लिया, और खुशबुएं देने के काबिल हो गया जब गुल तो फिर, खुशबुएं देने के काबिल हो गया जब गुल तो फिर, उसने एक दिन बागबां से ही कनारा कर लिया, वाह उसने एक दिन वाह। बागबां से ही कनारा कर लिया, और अब खता कह ले इसे या दिल की नादानी कहें, हम्म। अब खता कह ले इसे या दिल की नादानी कहें, चोट खाकर भी यकीन उस पर दोबारा कर लिया, चोट वाह। खाकर भी यकीन उस पर दोबारा कर लिया, और क्या करे मधुमन, क्या करे मधुमन की फितरत से ही कुछ ऐसे हैं हम, हम्म। सबकी खुशियों के अपना खसारा कर लिया। अधिकतर वाह। अधिकतर नारियां ऐसे ही होती हैं कि सबकी खुशियों के लिए अपना खसारा कर लिया, अपने सपने निछावर कर देती हैं जी। बेशक। तो ये एक जिंदगी की सच्चाई है और यही हकीकत है। बहुत अच्छा मैम। मैम मैं एक और बात जानना चाहूंगा। अक्सर होता है कि हम देखते हैं कि कवि सम्मेलन हो या मुशायरे हो, यहाँ पर जो है, बल्कि मैं कहता हूँ कि हर फील्ड में ही बहुत मुश्किलात होती हैं, खासकर खवातीन के लिए। जी आपने उन चीजों को जिया है, करीब से देखा है। तो मैं जानना चाहूंगा आप अपने एक्सपीरियंस से कि आपकी नजर में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है खवातीन को, खासकर जो है ये फील्ड जो है मुशायरा और कवि सम्मेलन वगैरह, इसमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता जी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, क्योंकि खवातीन जो हैं वो उतना ज्यादा उनको घर गृहस्थी के की जिम्मेदारियां भी होती हैं, और उतना फ्रीडम और उतना माहौल हमारे मुल्क का इतना नहीं है जिस तरीके से कि वो है? आसानी से जा सके। बाकी ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो आप देखते ही हैं मुशायरों में भी अगर 8 मेल होंगे तो एक या दो फीमेल ही होती हैं फीमेल होंगे। ऐसे ये हकीकत। तो शायरा तो कुछ दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन ये हिम्मत हौसले के साथ में बढ़ते रहते हैं। जिस तरीके से जितनी आजादी, जितनी फ्रीडम, जितनी सुविधाएं एक मेल को होती हैं उतनी खवातीन के लिए नहीं है। मुआशरे की भी बात होती है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है उनको। जी सोचना। जी
मैम एक और बात, जैसा कि आजकल के दौर में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो है शायरी, जो गजल का जो एक दायरा है, लोगों ने कहीं ना कहीं उसे सीमित कर दिया है, उसे एक महदूद कर दिया है। सिर्फ इश्क और मोहब्बत की बात ही होती है, ठीक है। हाँ, ये हम जानते हैं कि गजल का मतलब है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। जी लेकिन ये किस हद तक दुरुस्त है, जबकि उसका दायरा बहुत वसी है, उसके अंदर बहुत सारे जो है बातें कही जा सकती, जैसे आपने सुनाई, कई गजलें सुनाई, आपके गजलों में जिंदगी की हकीकत थी, और वो परेशानी, वो दर्द, वो कर्ब जो था वो नजर आया। तो क्या लगता है आपको कि लोग सिर्फ इश्क के हुदूद में बंधते जा रहे हैं और सिर्फ उसी पर गजल कह रहे हैं, उसी पर अशार कह रहे हैं? ये नहीं लगता आपको कि ये जो है उनकी जो है उनका जो दायरा उसको छोटा कर रहा है, या फिर शायरी को जो है नुकसान दे रहा जी, मेरा है? मानना ऐसा है कि अब तो बल्कि बहुत विषयों पर खुल के लिखा जा रहा है। एक ज़माना था जब ये सोचा जाता था कि ग़ज़ल सिर्फ़ औरत से गुफ्तगू है। तो हम्म। अब ये खुल के आ गए हैं लोग, अब तो बहुत विषयों पर लिखा जाता है, बहुत मतलब कहते हैं लोग, और होना भी चाहिए। मेरी नज़र में ग़ज़ल खुद से गुफ्तगू है। हम अपने से बात करते कुछ क्या-क्या कुछ कहते हैं अपने ख़्यालों में, अपने तसव्वुर में। तो ये दायरा बहुत अब तो बड़ा हो गया है, बल्कि अब बहुत खुल के लोग और विषयों पे भी बात करते हैं। जी। मैम आपने गजलें भी कही हैं, नज़्में भी कही हैं, और दूसरे जो सिंफ है जिसमें उसमें भी आपने तबाह आजमाई की है। लेकिन आपका सबसे पसंदीदा सिंफ कौन सा है? गजल, नज्म, या कुछ और कविताएं, या कुछ और? वो कौन सा सिंफ है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है और उसमें लिखना आपको ज्यादा अच्छा जी, लगता अब तो जब से गज़ल के का ये सुरूर चढ़ा है, तब से गज़ल ही प्रिय हो गई। लेकिन मुझे नज़्में लिखना भी अच्छा लगता है, है? क्योंकि अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि जब से गज़ल कहना शुरू किया तो बंध के रहने का एक अलग सुख है, और बहाव में बहने का एक एक अलग अलग सुख है। तो सुख है। आप खुल करके अपनी बात एक ही रॉ में कह सकते हैं। तो नज्म और गजल ये दोनों मुझे अच्छी लगती हैं। गजल से अभी ज्यादा कुछ लगाव हुआ हुआ है इन दिनों तो। जी बिल्कुल। मैम आपने जो है टीवी और जो है रेडियोस वगैरह पे भी प्रोग्राम्स किए हैं। जी तो जब आपको की जो शुरुआत हुई और जब आपको ऐसे दावत मिला किसी भी शायर के लिए या किसी भी आर्टिस्ट के लिए, बहुत बड़ी बात होती है जब इन जगहों पर बुलाया जाए, वो कैसा रहा और कहाँ सबसे फर्स्ट टाइम आपने किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा था, ये थोड़ा सा बताइए। जी, सबसे पहले तो यहाँ पटियाला में ही अ, है, यहाँ पर टाइम टीवी, अच्छा। वहां पर प्रोग्राम किया था। तो अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस। अपने आप को पहली बार तो बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने आप को टीवी पे देखने जी। के लिए भी, बाद में तो जी। हमारे बाकी भाई बंधु भी एक्साइटेड होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा था। टाइम टीवी पे ही पहला हुआ था, फिर जलंधर दूरदर्शन में भी प्रोग्राम दिया था, और उसके बाद उसमें अच्छा। इंटरव्यू भी जलंधर दूरदर्शन में। कुछ टाइम तक जलंधर दूरदर्शन का एक सेंटर पटियाला में खुल गया था, तो पहला तो मुशायरा यहाँ पटियाला में ही हुआ था, और फिर अच्छा। उसके बाद के लिए जलंधर में उन्होंने बुलाया था, तो मैं वहां गई थी। और बाकी जी जी मैम जिस तरीके से ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर शायरी के हवाले से प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर मैं कह लूं कि ओपन माइक्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि कितना अच्छा है ये सोसाइटी के लिए, और इससे किस हद तक फायदा मिल सकता है? जी, मुझे तो लगता है कि यही एक एग्जाम्पल है कि ऑनलाइन और इनके बदौलत ही हम और आप मिल रहे हैं आज। जी। और तो शुरुआत ही यहीं से हुई, क्योंकि जब शायरी तो मन में यूं ही करती थी ना, मुझे मुझे शायरों के नाम पता थे ना मुझे कोई जानता था। लेकिन जब ये पेंडेमिक आया, लॉकडाउन के दौरान जब ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हुए, तो ये दुनिया मेरे आगे खुल गई। हम्म। और हम फिर तक बातें पहुंची, मुझे बहुत से लोगों को सुनने का मौका मिला, बहुत से लाइव प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया गया, एक जगह सुनने के बाद दूसरे। तो इस तरीके से ये सिलसिला बहुत बड़ा हो गया, और ये मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना विस्तृत दायरा हो जाता है। वरना हम अपने शहर तक या एक आध जगह तक ही महदूद होकर के रह जाते जी। हैं। इस तरीके से हम ग्लोबली सबसे जुड़ जाते हैं। तो बहुत बिल्कुल। अच्छा अच्छा है, प्लेटफॉर्म बहुत मैम अच्छा है। आप एक जो है सोसाइटी भी चलाती हैं, खासकर खवातीन के लिए, जिसके आप प्रेसिडेंट भी हैं। जी तो उसको बनाने का, या अगर आपने उसे बनाया है या आप उसके प्रेसिडेंट कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और वो क्या काम करता है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए। जी, ये महिला काव्य मंच है एक,
जो इस ख्याल से रखा गया कि महिलाएं जो हैं वो घरों में अगर कई बारी नहीं फ्री फील कर पाती हैं मेल जहां पर सारे कॉमन होता है जा पाना, तो हम्म। एक ऐसा मंच, एक छोटी किटी टाइप से होती है, उसमें सिर्फ महिलाएं हों, वो खुल के अपने दिल की बात कहें। इसके फाउंडर हैं नरेश नाज जी। वो हम्म। इंटेलिजेंस ब्यूरो रिटायर्ड हैं, पटियाला में ही रहते हैं अच्छा। और गीतकार हैं, बहुत अच्छे गीत कहते हैं वो। तरन्नुम में भी बहुत अच्छे गीत पढ़ते हैं। तो उनके जहन में ये ख्याल था। अच्छा। जब उन्होंने बनाया, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। तो 5 साल तक मैं इसकी ग्लोबल प्रेसिडेंट रही। आज ये संस्था लगभग हर शहर में इसकी ब्रांच है। ना अच्छा। केवल में, हर कंट्री में मैक्सिमम ज्यादातर इसकी ब्रांचेस हैं, क्योंकि ऑनलाइन ग्लोबली चलती रहती हैं हम्म। चीजें। तो ये हम्म। बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। लेकिन मैंने अभी पिछले साल रिजाइन कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम थोड़ा ज्यादा परेशानी वाला हो जाता। तो मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ से फ्री करूं और अपने हिसाब से जीऊं। तो ये संस्था इस तरीके से है जी। महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए। एवरीथिंग इज डन बाय द विमेन हेयर। ऐसे है ये। अच्छा। सब तो मैं ऑर्गेनाइजेशन, सब प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हमने भी, पटियाला में किए, बहुत दिल्ली में। तो बड़े बड़े सम्मेलन होते रहते हैं इसके जी। आप मैम ऐसे प्रोग्राम्स भी करते हैं जिसमें सभी शिरकत करते हैं, कुछ वीडियोस हमने देखी जी थी आपकी प्रोफाइल पे। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आप बेसिकली हम कह सकते हैं कि आप ओपन माइक्स और कभी घोषित तरीके के और जो कुछ नशिस्तें वगैरह आप अपने करवाती हैं, जी। तो इसका क्या है? ये सिर्फ आप अपने शहर में ही पटियाला में करवाती हैं या दूसरी जगह भी आप इसे करवाती नहीं, हैं? मैं ये ऑनलाइन ही करती हूँ, बस अच्छा। अपने यूट्यूब चैनल। जी, अच्छा। सिर्फ यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल। अभी क्योंकि मुझे खुद मुश्किल लगता है कहीं बाहर जाना और चीजें ऑर्गेनाइज करना, तो अभी तो यहीं तक सीमित है। बाकी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हो सकता है जमीनी भी कभी किया जाए। जरूर। लेकिन अभी अपने जरूर। चैनल पे मैं एक मुशायरा मंथ में और एक इंटरव्यू या कुछ जो भी दिल आता है ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ यूट्यूब चैनल पर ही जी। यूट्यूब। स्ट्रीम यार्ड। मैम मेरा सवाल एक और ये था कि जिस तरीके से जो है आप यूपी से पंजाब गए, अलग अलग जबानों का को आपने देखा है, अलग अलग कल्चर को देखा है, अलग अलग चीजें महसूस की हैं, करीब से देखा है, तो क्या आप किसी और जबान में भी शायरी करती हैं या वहाँ के कुछ कल्चर आपने अपनी शायरी में कभी पिरोए हो? कोई ऐसा शेर हो, कोई ऐसा शार हो, या फिर आपने कुछ कहानियां लिखी हो, कोई नौ तो उसके उसमें कुछ हो ऐसा, अगर बताना चाहें आप। जी नहीं, कहानी तो मैंने कोई नहीं लिखी, लेकिन हाँ पंजाबी, हम पंजाबी हैं, तो पंजाबी अच्छा। में कभी कभी कुछ आता है। कभी कोई भजन लिख दिए, अभी पीछे एक गजल की भी कोशिश की थी पंजाबी में लिखने अच्छा। की। तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो इंग्लिश में भी पोयम्स हो जाती हैं लिखती हूँ कभी। आप? जी। तो मैम पंजाबी में अगर कोई शेर सुना दें आप हमें। पंजाबी में अब इस समय मुझे मिलेगा शायद मुश्किल से, अच्छा, चलिए कोई नहीं। मैम क्योंकि हमने आपके जब प्रोफाइल पढ़ी तो उसमें आपने जी कुकिंग और पेंटिंग, लिखना पढ़ना, गाना, ये सारी चीजें जो है शामिल की हुई थी। तो जी क्योंकि सफर जो है इसी सुरूर के साथ बढ़ रहा है, तो हम सवालों को और थोड़ा सा क्रिस्पी करते हैं और ये पूछना चाहेंगे कि मैम आपको सबसे ज्यादा बनाना पसंद है या सबसे ज्यादा खाना पसंद है? मुझे क्योंकि जिसको खाना अच्छा लगता है ना, उसको बनाना भी पसंद होता है। बनाना भी अच्छा लगता है। तो आप क्या आपका सबसे पसंदीदा डिश कौन सा है? मैं एक फूडी पर्सन हूँ, तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। खाना मैं बहुत शौक से खाती हूँ, हर चीज। और वैसे मेनली मुझे साउथ इंडियन, जैसे डोसा, इडली सांभर, वड़ा, वो अच्छा लगता है। मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। क्या बताऊं मुझे क्या नहीं पसंद, मुझे खाना में बहुत अच्छा लगता बहुत है। मुझे वो अच्छे हो। मिल गई, मैं सुना देती हूँ। जी जी, सुनाए मैम। जी जी। तो यूं था कि कल सी जो अखां दा कज्जल, कल सी हम्म। जो अखां दा कज्जल, अज बनिया अशकां दा बदल, अज बनिया हम्म। अशकां दा बदल। वो बंदे दी वुकत पैंदी है,
ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੁਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲ, ਜਦ ਉਹ अरे, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਲ। जानता है। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੋ, ਭਾਵੇਂ कितनी कोशिश कर लो, टूटती नहीं रिश्ते दी संगल। संगल आप समझ सकते हैं, जंजीर। जी। टूटती नहीं रिश्ते दी संगल, जिसदा कोई आद न अंत, जिसदा कोई आद न अंत। दुनिया एक अजेहा जंगल, वाह। दुनिया एक अजेहा जंगल। सारे धागे उलझे उलझे, सारे हम्म। धागे उलझे उलझे। कितना सुलझे मन दी गुंजल, गुंजल मतलब हम्म। उलझन। सारे धागे उलझे अच्छा। उलझे, कितना सुलझे मन दी गुंजल। हम्म। दुनिया मैनू पागल समझे, दुनिया मैनू पागल समझे। मैनू लगदी दुनिया पागल, मैनू वाह। लगदी पागल। दुनिया पागल। जी। और एक शेर यूं हुआ कि ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਵਾਂ ਵਰਗੀ, हम्म। ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ, हम्म। ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ। ਬੁੱਕਲ मतलब आंचल। ਤੇ ਸਾਰਾ हम्म। के मधुमन, सारा आलम महके मधुमन। जद महके यादां दा संदल, जद महके यादां दा संदल। कल सी जो अखां दा कज्जल, अज बनिया अशकां दा बदल, वाह, अज बनिया अशकां। क्या खूबसूरत। मैम बहुत अच्छा, और बहुत ही खूबसूरत गजल पंजाबी में और भी सुनना अच्छा लगा। मैम मेरा एक और सवाल जी है कि माशाल्लाह आप की एक जो उम्र है, जी। इस उम्र में भी आप इतनी फिट हैं, इसका क्या राज है? बस खाती पीती मस्त रहती हूँ। बिल्कुल। मैम मैं मेरा एक और सवाल है कि जैसे कि आपकी काफी किताबें मंजर आम पर आई हैं, जी तो ये वो हैं जो आ जी चुकी हैं, लेकिन क्या जी। कोई ऐसी किताब भी है जो आपकी आने वाली है, या आने वाले दिनों में हमें कुछ और देखने को मिलेगा या कुछ सुनने को मिलेगा? अभी परसों ही मेरे पास पहुंची है ख्वाब सी ये जिंदगी, 10वीं किताब। वाह, मुबारक हो। जी। और कुछ दीवान पे काम कर रही हूँ एक, क्योंकि बहुत सारा अच्छा। लिखा, तो बस शादाब अंजुम जी ने ही मेरे जहन में ये बात डाली कि अब तो दीवान आना चाहिए। फिर मैंने उस पर थोड़ा क्या वो उनसे कुछ डिस्कस किया, तो अब दीवान पे काम कर रही हूँ। शायद अगले साल तक या इस साल के अंत तक दीवान आ इंशाल्लाह। जाए। जी इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा सफर है मैम आपका, बहुत खूबसूरत सफर है, और आप जिस तरीके से आपने काम किया है वो जी। बहुत काबिल तारीफ है। आपसे हमें और दूसरों को सीखने की बहुत जरूरत है। आप एक तरीके के रोल मॉडल हैं हम सबके बहुत लिए, तो ये हमारे लिए शुक्रिया। खुशी की बात है। और चलते चलते बस मैम मैं ये जानना चाहूंगा कि जो नई नस्लें हैं, जो नए लोग हैं, जो नए फनकार हैं, जो लिखना चाहते हैं या किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप उन्हें कोई सजेशन देना चाहें, और आप क्योंकि खुद इंटरव्यू करती हैं, तो मैं एक तालिब इल्म के तौर पर चाहूंगा कि आप मुझे भी कुछ सजेशन अरे जरूर दें, ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। आप, तो अगर आप कोई सजेशन हमें और आवाम को देना चाहें। नहीं मैं तो आपसे सीख रही हूँ कि इतनी प्यारी बातचीत आप कर रहे हैं, इतनी शानदार गुफ्तगू हो रही है। कहीं मतलब इंटरव्यू, एक अच्छे इंटरव्यू लेने वाले का एक यही रोल होता है कि वो सामने वाले को सहज कर दे। बहुत और आपने मुझे इतना शुक्रिया। सिखाया है कि पता ही नहीं चला, बातों बातों में इतना वक्त कब गुजर गया। जी। तो बहुत उम्दा आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और बाकी सीखने वालों की बात, नए लिखने वालों की या बाकी किसी भी विधा में मेहनत के बिना चारा नहीं है। सारा मतलब नहीं। जी, डूबना तो पड़ेगा ही। जी डूबना तो रेत, पड़ेगा, तभी तैरना आएगा। जी रेत पर तो गोहर नहीं मिलते, अब डूबना तो पड़ेगा ही आपको अगर पड़ेगा मोती ही। चाहिए। जी, मशक्कत बिल्कुल। खूब जमेगी। जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम, और बहुत अच्छा रहा आपसे गुफ्तगू, आपसे बात करना हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे और जारी रहेगा। जी जी मैम। तो चलते चलते आपका बहुत शुक्रिया फिर से, और हमारी दुआएं और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। अल्लाह आपको उम्र दराज करे, और ऐसे ही आप लिखते रहें, और हम जैसे तालिब इल्मों को पढ़ने का मौका मिलता रहे। और तमाम दोस्तों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैम, ख्याल रखें अपना। बहुत शुक्रिया आपका भी। मेरी भी दुआएं हैं कि आप यूं ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते रहें और अदब की खिदमत करते रहें, शुक्रिया हेल्दी रहें, मैम। और आपको ईश्वर खूब खुशियां दे, यही दुआएं करती हूँ। हाँ, जी शुक्रिया मैम।